आवाज देखिए, आवाज ठीक है। चलिए आप सारे बच्चे फटाफट लैब आइए बाबू। ठीक है, लैब आने में आप लोग लेट न करो। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। फटाफट आप सारे बच्चे लाइव जुड़िए। लाइव जुड़ने में आप लोग देर नहीं करिए, क्लास बाबू आगे चलेगा। चलिए जुड़ने में लेट न करिए आप लोग। बहुत सारे बच्चे को आज मैथ के क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। कोई बात नहीं, फटाफट आप सारे बच्चे जुड़ जाओ। आज से आपका सारा सब्जेक्ट का क्लास आपका सिस्टमेटिकली चालू हो जाएगा। बहुत सारे टीचर का जो है बाबू तबीयत खराब था, हमारी भी तबीयत अच्छी नहीं थी और अभी भी पूरा स्वस्थ नहीं है, लेकिन हाँ क्लास लेने में सक्षम है। ठीक है, थोड़ा सा मौसम चेंजिंग की वजह से जो है थोड़ी सी तबीयत में खराबी आ गई। ठीक है, कल से आपका सारा क्लास सिस्टमेटिकली चलेगा। ठीक है, क्लास का आप रूटीन समझिए। आपका जो क्लास जो चलेगा मॉर्निंग में जो है, मॉर्निंग जो है आपका सुबह जो है 6:30 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा 6:30 बजे से आपका क्लास चलेगा, जिसमें पहला पीरियड हम आपको जो है कि 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक रेगुलर रेगुलर आपका हम मैथ का क्लास लेंगे प्रत्येक दिन। इसके बाद 8 बजे से जो है 9 बजे तक आपका फिजिक्स आएगा रेगुलर। डेली। इसके बाद आपका 9 बजे से जो है 10 बजे तक आपका आएगा इंग्लिश, ये भी आएगा रेगुलर। और 10 से लेकर के 11 बजे तक आपका आएगा केमिस्ट्री रेगुलर। ये आपका रेगुलर, ये आपका सारा पेपर चलेगा। ठीक है, कल से क्लास आपका रेगुलर चलेगा। टोटल फिजिक्स भी डेली चलेगा, केमिस्ट्री भी आपका डेली चलेगा, मैथ भी डेली चलेगा, इंग्लिश भी डेली चलेगा। और बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं ध्यान दीजिएगा, बायो वाले बच्चे आप शाम में रेगुलर क्लास करिए। शाम में रेगुलर आप लोग जुड़िए 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक, बायोलॉजी वाले बच्चे। और फिर हिंदी के लिए हम आपको रूटीन आपको बता देंगे, 7 बजे से फिर शाम में हिंदी का क्लास रहेगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन हिंदी का क्लास लिया जाएगा उस दिन आपको इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा। अभी आप जो है क्लास के बारे में बढ़िया से समझ लीजिए। 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक पहला पीरियड में हम आपको मैथ लेकर के आएंगे, दूसरा पीरियड में आपका फिजिक्स आएगा, तीसरा पीरियड में आपका जो है बाबू आपका इंग्लिश आएगा, चौथा पीरियड में आपका जो है केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एचआर। हाँ, और आपका जो है बायोलॉजी आपका आएगा शाम में 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक, ये भी आपका आएगा रेगुलर। 2-4 दिन, 1-2 दिन आपका क्लास में डिस्टरबेंस इसलिए हो गई क्योंकि थोड़ा सा हम स्वस्थ नहीं थे। ठीक है, और अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, पर क्लास लेते लेते थोड़ा सा फिर फिटनेस आ जाएगी। फिट नहीं है लेकिन फिर आ जाएगा, इसलिए करके आपका जो है कल से क्लास का सिस्टमेटिकली आपका रूटीन जो है आपका
आप सारे बच्चे पहले स्क्रीनशॉट कर लो कि पहला घंटे में आएगा मैथ, दूसरा में आएगा फिजिक्स, और तीसरा घंटे में आपका आएगा इंग्लिश, चौथा में आएगा आपका केमिस्ट्री। और आप सारे बच्चे एक बार जो लाइव आएंगे, एक ही बार एकदम 11 बजे लाइव से आपको हटना है। जैसे आपको ऑफलाइन क्लास चलता था 6:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, उसी तरीके से आपका जो है ऑनलाइन क्लास भी आपका चलेगा। ठीक है, रेगुलर और क्रमबद्ध तरीके से आपका हर पेपर डेली क्लास होगी, और यह रूटीन आपको कल से फॉलो कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। आप सारे बच्चे फटाफट जुड़िए, जुड़ने में आप लोग देर न करिए। बहुत सारे बच्चे की जानकारी नहीं थी कि आज मैथ की क्लास होगी, चूंकि 2 दिन से क्लास आपका स्टॉप था, है ना, कोई बात नहीं। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। आज हम क्लास में एक क्लास हमने आपको पढ़ाया था मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स आप भी सबसे पहला चीज मैट्रिक्स के बारे में और डिटरमिनेंट के बारे में कुछ बातें हैं सो कॉमन है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। कॉमन क्या है बाबू, मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो, पड़ी लाइन को कहते हैं रो, खड़ी लाइन को कहते हैं कॉलम। रो को हम लोग सूचित करते हैं आर से, कॉलम को सूचित करते हैं सी से। ऑर्डर निकालने का तरीका सेम था, मैट्रिक्स में थोड़ा सा अवयव निकालने का तरीका यही हो गया कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। अब यहां से हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स की ओर। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स आपको हम पढ़ाने लगेंगे तो कम से कम हम पढ़ाएंगे मैट्रिक्स तब 25 से 26 प्रकार के मैट्रिक्स कम से कम। ऐसे आपका सिलेबस में दिया है 12-13 को। जनरली टीचर जो है 12-13 को से ज्यादा मैट्रिक्स नहीं पढ़ाता, और ज्यादा बात तो यह है कि ज्यादातर जो है कि ऊपर ऊपर छिप छाप ही सब पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन अब हम आपको स्टार्ट किए हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आप देखिए कि कितने तरह से हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, कितने प्रकार में इसको जो है लेकर के चलते हैं। ऐसे आप समझिए कई गो मैट्रिक्स होते हैं, आयताकार मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स, आपका रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मिडियन मैट्रिक्स, एस्क्यू हार्मिडियन मैट्रिक्स, यानी कई तरह के मैट्रिक्स हैं। इसमें कई ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपका बुक में नहीं दिया है, जो आपका सिलेबस में नहीं दिया, जैसे हार्मिडियन, एस्क्यू हार्मिडियन, ऑर्थोगोनल, इस मैट्रिक्स के बारे में आपका जो है नहीं दिया गया है, चर्चा नहीं किया गया है। आपका जो है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सब के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये सब के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। कई ऐसे मैट्रिक्स हैं, तो हम जो आपको बताएंगे कम से कम 25 से 26 प्रकार के मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। इतना मनी नाम सुन करके 25 से 26 प्रकार सुन करके हड़बड़ा मत जाना बाबू, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, याद रखना। और फाउंडेशन बैच में जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो डीप में पढ़ाया जाएगा, गहराई में पढ़ाया जाएगा। क्रैश कोर्स में टू दी बोर्ड लेवल पढ़ाया जाता है, टू दी पॉइंट, लेकिन आपका फाउंडेशन बैच है, इस बैच में काफी डीप में और काफी गहराई में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा मैट्रिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का जोड़ घटाव आसान है, जोड़ देना घटा देना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन जो है बाबू, गुणनफल जो है, लोग ऐसे कहते हैं कि मैट्रिक्स का गुणनफल बहुत हार्ड है, लेकिन आपको हम भी मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, और हमारी क्लास से भी आप सीखिए कि कितना आसान तरीके से आपको हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा देते हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप सारे बच्चे हेडिंग दीजिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यहां से हम लोग टॉपिक लेकर के चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अंडरलाइन आप सारे बच्चे हेडिंग दीजिए आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, अंडरलाइन रख दीजिए आप सारे बच्चे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, जिसमें सबसे पहला मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में हम डिफाइन करेंगे। ऐसे हमने आपको पहले ही बताया मैट्रिक्स बाबू कई प्रकार के हैं, ठीक है।
स्तंभ आव्यूह। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं मोबाइल में कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है, आपको बिल्कुल क्लियर ढंग से दिखाई दे रही है या नहीं। हाँ बाबू, पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सुंदर है। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। सारे बच्चे पहले अंडरलाइन रख दीजिए ऊपर से एकदम, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद इसका हिंदी लिखिए आव्यूह के प्रकार, और इसमें लिखिएगा कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह, इसका हिंदी होता है। चलिए इसका डेफिनेशन ध्यान दीजिए। वैसे मैट्रिक्स को, आप सारे बच्चे लिखते चलेंगे, वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं इसमें सिर्फ एक कॉलम हो, एक कॉलम हो। आप सारे बच्चे पहले इसका डेफिनेशन को उतारिए, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो। कॉलम मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। सबसे पहला चीज बताइए, आप लोग को हमने बताया था बाबू कि पड़ी रेखा को कहा जाता है रो और खड़ी रेखा को कहा जाता है कॉलम। एक मैट्रिक्स में कॉलम एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, या रो एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। यानी वैसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आइए जरा हम इस पर एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बाबू तो आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपसे ऐसा कह दिया जाए कि ए बराबर 4608, यह भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है। यदि भी इसमें हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम तो इसमें 1 है, और यदि हमसे आपसे हम एक कहें कि नंबर ऑफ रो, रो की संख्या, तो रो की संख्या इसमें 4 है। फिर से देखिए, हमने आपको क्या बताया कि किसी भी मैट्रिक्स में पड़ी रेखा को कहते हैं रो और खड़ी रेखा को कहते हैं कॉलम। खड़ी रेखा इसमें सिर्फ एक है, लेकिन यदि हम पड़ी की बात करें बाबू तो इसमें 4 है। आपका देखिए, फर्स्ट ए हो गया तुम्हारा R1, ए हो गया R2, और ए हो गया तुम्हारा R3, और ए हो गया तुम्हारा R4। हमको रो से लेना देना नहीं है। हमने आपको साफ साफ हमने परिभाषा में बात हमने बताया कि हमको कॉलम, यदि कॉलम मैट्रिक्स की चर्चा है तो हम सिर्फ कॉलम की ही बात करेंगे। वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। रो चाहे 50 को क्यों ना आ जाए, रो 5000 क्यों ना आ जाए, लेकिन हमको कॉलम आनी चाहिए एक। आप सारे बच्चे देख सकते हो कि इसमें कॉलम की संख्या एक है, रो भले ही 4 है, इसलिए यह एक मेरा जो है कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन दूसरा एग्जांपल की हम बात करें, आप सारे बच्चे ध्यान दो। ए बराबर दे देगा 4 2 4 0 6 9 3। आप इसकी विचार करें, हम इसमें कॉलम की बात करें तो इसमें कॉलम आपका है बाबू दूगो, देख लीजिए कॉलम के गो है, दूगो है। और रो की बात करेंगे तो रो 3 गो, यानी इसका ऑर्डर जो है कि 3/2 है। हमने आपको बताया था कि एगो कॉलम रहेगा तो हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और एक से अधिक हो गया तो हम कहेंगे कि यह मेरा कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है बाबू कि यह सही नहीं बल्कि क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 2 हो गया, ई वाला हो गया C1, आई वाला हो गया C2। दूगो कॉलम है, लेकिन हमको कॉलम चाहिए कितना, एक ही चाहिए। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तीसरा नंबर एग्जाम्पल आपका बी बराबर दे दिया 0 6 3 9 8। आप इस मैट्रिक्स के बारे में विचार करो। इसमें रो की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 गो रो है, और कॉलम की बात करें तो 1 है, यानी इसका ऑर्डर आ जाएगा 5/1। यानी रो है, सॉरी कॉलम है एक ही, लेकिन इसमें रो आ गया है 5। तो रो 5 आ जाए चाहे 50 आ जाए, इसे हमें लेना देना नहीं है। हमको कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम पर विचार करना है कि कॉलम एगो है या नहीं है। तो आप सारे बच्चे देख रहे हो कि इसमें कॉलम की संख्या एक है, इसका मतलब है कि यह एक मेरा कॉलम मैट्रिक्स है। ETC स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे।
आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करो, देर ना करो। चलिए दूसरा नंबर हेडिंग दीजिएगा आप सारे बच्चे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिस प्रकार से हमने कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन किया है उसी प्रकार से रो मैट्रिक्स को भी करेंगे। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। मैंने कॉलम के बारे में बताया कि वैसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कॉलम की संख्या एक हो। यानी कॉलम मैट्रिक्स में कंडीशन था कॉलम के लिए, लेकिन अब रो मैट्रिक्स में आपका जो है कि कंडीशन आ जाएगा रो के लिए। यानी हमने कॉलम मैट्रिक्स में क्या बताया कि कॉलम होना चाहिए एक, रो 10 को काहे ना आ जाए, 50 को रो काहे ना आ जाए, हमारा रो से लेना देना नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ हमको कॉलम से लेना देना था, उसी प्रकार से रो मैट्रिक्स में हमको सिर्फ रो से लेना देना रहेगा। इसका डिफिनेशन आप सारे बच्चे समझ रहे हो। वैसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। यहां रटने की जरूरत नहीं है। आप डिफिनेशन, इतने मैट्रिक्स के बारे में हमने चर्चा करने की बात कही कि कम से कम 26 प्रकार के मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। अब इतने मैट्रिक्स को आप रटने की व्यवस्था कर लोगे तब फिर रट नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट से समझो। कॉलम की चर्चा हो गया, समझ लेना कि एगो हमरा कॉलम चाहिए, रो चाहे जेगो हो जाए। यदि रो की चर्चा हुई तो हम ध्यान देंगे कि रो हमको एगो चाहिए, कॉलम जेगो हो जाए। जैसे यहाँ रो मैट्रिक्स का परिभाषित करने के लिए कह रहा है तो हम वही परिभाषा लिखेंगे। वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या एक हो। यदि कॉलम की संख्या एक रहेगा तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, और यदि रो की संख्या एक हो गया तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए जरा हम इसकी एग्जांपल की ओर चलते हैं। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर एग्जांपल की बात करें, आप देखो जरा अच्छी ढंग से। ए बराबर आपको दे देगा 2 4 6, कॉमा पड़ गया। हमने पहले ही बताया कि कॉमा देने की जरूरत नहीं बाबू। 2 4 6, आप इसी मैट्रिक्स की बात करो। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का प्रयास करो। रो बाई कॉलम, यानी रो है एक, कॉलम है इसमें 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर है 1/3। हमने पहले ही बताया है कि सिर्फ हमरा रो से लेना देना है बाबू। रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो से लेना देना है कि एगो रो है कि न है। यदि एगो रहेगा तो कहेंगे कि रो मैट्रिक्स है, और एगो नहीं रहेगा तो कहेंगे कि रो मैट्रिक्स नहीं है। इसमें बच्चा जो है, आंधर बच्चा भी ये बता देगा कि सर रो की संख्या एक है, इसका मतलब है कि यह मेरा रो मैट्रिक्स है। हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे, गौर से ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है बाबू। 26 को मैट्रिक्स आपका बुक में दिया है 10 से 12 को, सिलेबस के अनुसार 10 से 12 को पढ़ना है, लेकिन हम आपको 26 को पढ़ाएंगे। इतना ज्यादा आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, ये फाउंडेशन बैच है, डीप में पढ़ाएंगे कि कोई भी चैप्टर को, ठीक है, काफी गहराई तक जाएंगे। आप सारे बच्चे सिर्फ बने रहिए और समझने में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल, 2 - 1 3 0 2 9। आप इस मैट्रिक्स पर आप सारे बच्चे गौर करो तो इस मैट्रिक्स के बारे में फट सीना जवाब दे दोगे कि सर इसमें रो की संख्या एक नहीं 2 हो गया, इसका ऑर्डर है 2/3, यानी एगो रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स कहेंगे, और एक से अधिक हो गया तो हम उसको रो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो आप देख लीजिए, इसमें रो की संख्या 2 है, इसका मतलब यह है कि यह मेरा रो मैट्रिक्स नहीं है। और भी आप एग्जाम्पल की हम बात करें, तीसरा नंबर एग्जाम्पल जितना ज्यादा से ज्यादा लिया जाए कॉन्सेप्ट उतना बिल्कुल क्लियर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हम आपको देंगे, आपको क्लियर बिल्कुल कॉन्सेप्ट रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा नंबर आपको ए दे देगा बाबू की डी बराबर 3 5 6 9 8। यह भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है। हम इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करें तो रो है एक लेकिन कॉलम है 5, यानी ये हो गया 1/5।
इसका ऑर्डर यदि कोई आपसे कहेगा कि इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर लिखने के लिए हमने बताया था रो बाई कॉलम, रो की संख्या बाई कॉलम की संख्या। तो रो है एकरा में एगो और कॉलम है 5 गो, गिनो 1 2 3 4 5, यानी इसका ऑर्डर हो गया 1/5। अब इसका जो है कि ऑर्डर क्या है, कॉलम की संख्या क्या है, उसे हमको लेना देना नहीं है। हम डिफाइन करने चले थे रो मैट्रिक्स को। इसका मतलब है कि हमरा एगो रो चाहिए। आप देख लो इसमें एगो रो है, इसका मतलब यह है कि यह मेरा एक रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जरा अच्छा रहेगा। हम ले लेते हैं C बराबर 3 2 4 6 9 5 3 माइनस 1 6। इस मैट्रिक्स के बारे में जरा विचार करिए। इस मैट्रिक्स में जो है कि 3 गो है रो और 3 गो है कॉलम। इसका ऑर्डर की बात करें तो देख लीजिए आप, 3 गो है रो और 3 गो है कॉलम। हमने बोला था कि कॉलम कितना है इसे हमारा लेना देना नहीं है। यदि हम रो मैट्रिक्स की बात करने चले हैं तो हमको रो चाहिए 1, और यदि हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करने चले हैं तो हमको कॉलम चाहिए 1। और यहां हम चर्चा कर रहे हैं बाबू रो मैट्रिक्स की। इसका मतलब है कि हमको एक रो चाहिए। यदि एक रो रहेगा तो हम कहेंगे कि रो मैट्रिक्स है, और यदि रो की संख्या 1 नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि रो मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें रो की संख्या है 3। यह सही नहीं बल्कि क्या है, गलत है, etc। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पर हम लोग बातचीत करते चलेंगे बाबू। चलिए फटाफट आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट करने में किसी प्रकार की कोताही न करो, ठीक है। हो गया। चलिए तीसरा नंबर हम मैट्रिक्स के बारे में चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहीं पर इसका हिंदी लिख सकते हो आप, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का भुजा बराबर होता है। आप सारे बच्चे जानते हो कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया तो आपका वो वर्ग कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी डिफिनेशन ही होता है। वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या समान हो। बात को पहले ठीक से समझिए। इससे पहले हमने दो मैट्रिक्स के बारे में और चर्चा किया था। पहला में हमने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, दूसरा में हमने आपको बताया रो मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स हमने बताया कि वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जेकरा में हमरा कॉलम के को चाहिए बाबू, तो एगो चाहिए। यदि कॉलम की संख्या 1 है तो कहेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स है, और 1 नहीं है तो कहेंगे कि यह कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। यदि हम रो की बात करें तो इसमें भी हमने बताया कि यदि रो की संख्या किसी भी मैट्रिक्स में यदि रो की संख्या 1 रहेगा तो हम कहेंगे कि रो मैट्रिक्स है, और 1 नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि रो मैट्रिक्स नहीं है। आइए अब हम यहां से चलते हैं, जरा इसको हम डिफाइन करने के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां हमने आपको डिफिनेशन लिखाया है कि वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या समान हो। समान कहे के मतलब बराबर। यदि 4 गो रो है तो 4 गो कॉलम होना चाहिए। यदि 3 गो रो है तो 3 गो कॉलम होना चाहिए। यदि 5 गो रो है तो 5 गो कॉलम होना चाहिए। यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर है तब हम कहेंगे कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बराबर नहीं है तो कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। एक कई बार आपका जो है एक पॉइंट इसमें और याद रखिएगा। ऐसे हम पहले एग्जांपल दे लेते हैं, उसके बाद हम यहां से पॉइंट लेकर के चलेंगे। आइए
ए बराबर आपको दे दिया 2 0 3 6 9 8 7 5 4। इस एग्जाम्पल पर आप सारे बच्चे गौर करिए। यदि हम इसमें ढूंढने चलें रो और कॉलम की संख्या, तो ध्यान दीजिए आप लोग सारे बच्चे, ए मेरा हो गया ए गो रो, ई हो गया 2 गो, ई हो गया 3 गो। 3 गो रो नजर आ रहा है, 3 गो तुमको कॉलम भी नजर आएगा, 1 2 3। ठीक से देख लो, 3 गो रो 3 गो कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है बाबू 3/3, यानी जितना है रो उतना ही है कॉलम। इसका मतलब यह है कि यह मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता तो हम कहते कि यह मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसमें 3 गो रो और 3 गो कॉलम है जो कि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट करते चलिए आप लोग। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सारे बच्चे लाइक करने में जो है बाबू कंजूसी न करें। चैनल पर यदि आप बच्चे नए हैं, हमारी चैनल पर आज पहली बार आप आए हैं, या हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा बाबू की जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा, मैसेज होगा, सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा, सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। इसलिए करके आप नए बच्चे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को एक बार आप लाइक करें। चलिए हमें यकीन है कि आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और एग्जाम्पल आगे चलते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे। चलिए आवाज का तो कोई इशू नहीं है, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। आवाज फिर का कट गया? अब देखिए आवाज ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे। चलिए आवाज तो बाबू ठीक है। चलिए हम फटाफट यहां से चलते हैं। और भी एग्जाम्पल की यदि बात करें दूसरे नंबर पर, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि बी बराबर दे दिया 2 4 6 8 3 0। आप इस मैट्रिक्स की कल्पना करो। इस मैट्रिक्स में यदि हम बात करें बाबू कि रो की संख्या, तो इसमें आप ध्यान दो कि नंबर ऑफ रो जो नजर आ रहा है आपका 2 है। और यदि हम इसमें बात करें कि नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम आपका 3 है। हमने पहले ही बताया है कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा, समान रहेगा, तब हम कहेंगे कि यह जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि समान नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि यह मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। आप सारे बच्चे देख रहे हो कि इसमें रो की संख्या 2 है पर कॉलम की संख्या 3 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी इसका ऑर्डर है बाबू 2/3। इसलिए हम कहेंगे कि यह मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यदि रो और कॉलम बराबर हो जाता तब हम कहते कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन बराबर नहीं होने के कारण यह मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और भी यदि हम तीसरा नंबर एग्जांपल की बात करें 2 3 0 8, आप इस मैट्रिक्स की बात करो। इसका ऑर्डर हो गया 2/2, इसमें 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि यह मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। चौथा नंबर एग्जांपल आप ले लो। ए बराबर दे देगा 4 6 8 7 3 2 5 1 6 9 4 3 0 -1 3 6। इस मैट्रिक्स के बारे में आप देख लो। इस मैट्रिक्स में यदि हम बात करें तो 4 गो है रो,
देख लो 1 2 3 4, 4 गो रो है या 4 गो कॉलम है, कॉलम भी काउंटिंग करो 1 2 3 4, यानी इसका ऑर्डर है 4x4। इसमें 4 है रो और 4 है कॉलम, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होने के कारण यह मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स की श्रेणी में आएगी। जैसे और भी आप एग्जांपल 5वां नंबर की बात करें, बी बराबर दे दिया 2 3 1 4 6 9। आप इस मैट्रिक्स के बारे में आप देख लो, यह मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रो है 3 लेकिन कॉलम है 2। आप देख लो, यहां रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यह रॉन्ग है, गलत है, etc। इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम पॉइंट जरा सा समझेंगे। ऑब्जेक्टिव में एक साल पूछा था, ठीक है। पहले आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो। आप सारे बच्चे इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए पॉइंट याद रखिएगा, ये हम पॉइंट लिखाने चल रहे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, ठीक है। यदि रो की संख्या स्मॉल m हो तथा कॉलम की संख्या स्मॉल n हो, तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि m बराबर n। ये ऑब्जेक्टिव एक साल आपसे पूछा गया था, 4 गो कंडीशन दिया गया था, ठीक है। इस पर हम ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे जो पूछा गया था इस बार बोर्ड में। पहले पॉइंट को आप पहले ठीक से समझ लीजिए, यानी किसी भी मैट्रिक्स में यदि रो की संख्या यदि m है और कॉलम की संख्या यदि n है, तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब m और n आपस में बराबर होगा। बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछा था, देखिए कैसे पूछा था। कहा था कि यदि रो की संख्या m हो तथा कॉलम की संख्या n हो, तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि आप पहला ऑप्शन में दिया गया था m ग्रेटर देन n, दूसरा में कहा गया था m बराबर n, तीसरा में कहा गया था m लेस देन n और चौथा में कहा गया था नन। 4 गो ऑप्शन को देखिए, पहले ऊपर वाला ही थे। पहले क्वेश्चन को पहले बिल्कुल बेधड़क बढ़िया ढंग से पहले समझ लो सब लोग। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप इसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। आप क्वेश्चन को पहले ठीक से देखिएगा तो आपको ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स में रो की संख्या आपको दिया हुआ है स्मॉल m और कॉलम की संख्या आपका दिया हुआ है स्मॉल n, तो कहता है कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि। तो हमने पहले ही बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए आपका रो और कॉलम की संख्या समान होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका पहला तो गलत है, करेक्ट है आपका ऑप्शन बी। 1 नंबर में आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आप पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम आपको बताएंगे डायगोनल के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स में बाबू 2 गो डायगोनल होता है, विकर्ण 2 गो होता है। एक को कहा गया प्रिंसिपल डायगोनल और दूसरे को कहा गया सेकेंडरी डायगोनल। प्रथम विकर्ण और द्वितीय विकर्ण, या इसी को कहा जाता है मुख्य विकर्ण। प्रथम विकर्ण को ही कह सकते हो, मुख्य विकर्ण भी कह सकते हो।
तो हम लोग इसके बाद जरा सा डायगोनल के बारे में समझेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट करो आप लोग। चलिए नोट करके आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। ऐसा दे दे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें 2 डायगोनल आपको नजर आएगा। ये दोनों, इसको कहा गया प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, या इसका दूसरा नाम दिया गया प्रथम विकर्ण। मुख्य विकर्ण या प्रथम विकर्ण, इसको कहा गया सेकेंडरी। सेकेंडरी डायगोनल, द्वितीय विकर्ण। द्वितीय विकर्ण। आप याद रखिएगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है बाबू, 2 डायगोनल होता है। एक को कहा गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, और दूसरे को कहा गया सेकेंडरी डायगोनल। सभी में नहीं, याद रखना, सभी मैट्रिक्स में आप डायगोनल नहीं बता सकते हो। डायगोनल, प्रिंसिपल और सेकेंडरी बताना तभी संभव है जब उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर है। यदि किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तब आप जो है डायगोनल क्लियर नहीं कर सकते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन है और सेकेंडरी डायगोनल क्या कौन है। आप इसको शॉर्ट में ये बोल सकते हो, पी डायगोनल। शॉर्ट में बोल सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल को पी डायगोनल, ठीक है। और इसको तुम सेकेंडरी डायगोनल को तुम ये भी बोल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। या आप इसको दूसरा में शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो, फर्स्ट डायगोनल। आप इतना में से किसी भी संकेत का आप प्रयोग कर सकते हो। या तो आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहो, या तो आप इसको मुख्य विकर्ण कहो, या प्रथम विकर्ण कहो, या शॉर्ट में आप पी डायगोनल कहो, या इसी को आप फर्स्ट डायगोनल कहो। आप इसे सेकेंडरी डायगोनल कहो, या द्वितीय विकर्ण कहो, या इसको आप दूसरा विकर्ण भी कह सकते हो, या आप इसको सेकेंडरी डायगोनल कहो। शॉर्ट में सेकेंड करके डायगोनल लगा दीजिए। ये आपका सब आपका सेम चीज है। आपसे कह देगा, प्रश्न में कई बार पूछा गया है, मैट्रिक्स दे देगा, कह देगा कि प्रिंसिपल डायगोनल में अवयवों की संख्या बताइए, या मैट्रिक्स दे करके कह देगा कि सेकेंडरी डायगोनल में अवयवों की संख्या बताइए। अब जब तक कि आप ये पहचानना नहीं जानिएगा कि डायगोनल किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, तब तक आप उसका अवयव नहीं बता सकते। तो क्लियर कट माइंड में सेट कर लेना कि सभी मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं निकाला जा सकता है। यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर है तभी उसका डायगोनल निकाला जा सकता है, अन्यथा उसका डायगोनल निकाल पाना संभव नहीं है। यदि 3 गो रो है या 3 गो कॉलम है तब डायगोनल निकलेगा, या 2 गो रो या 2 गो कॉलम है तब डायगोनल निकलेगा, या 4 गो रो या 4 गो कॉलम है तब उसका डायगोनल निकलेगा। प्रिंसिपल भी निकलेगा और सेकेंडरी भी निकलेगा। अब उसका हम अवयव कैसे निकालेंगे, पहले आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करो फटाफट। फटाफट आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम चलते हैं। चलिए, हम यकीन है आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में ऐसा दे दिया बाबू, पहला नंबर में दे दिया ए बराबर 2 4 6 8। हम इसकी बात करें, आपसे ए कह दे तो आप सारे बच्चे जानते हो कि इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट डायगोनल।
फर्स्ट डायगोनल कहेंगे, और ये आप सारे बच्चे जानते हो कि इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल या सेकेंड डायगोनल भी बोल सकते हो। सेकेंडरी डायगोनल बोल सकते हो। अब इसमें कहेगा कि प्रथम विकर्ण में अवयवों की संख्या, प्रथम विकर्ण में अवयव बराबर, प्रथम विकर्ण में अवयव कौन कौन है, तो 2 को अवयव है आपका, कौन है बाबू, तो 2 है और 8 है आंसर। अब कह देगा कि द्वितीय विकर्ण, द्वितीय विकर्ण में अवयव, तो द्वितीय विकर्ण में अवयव की बात करें तो एकरा में 2 गो अवयव है, एगो आपका हो गया 6 और दूसरा हो गया 4, तो हम इसको 4 6 भी कह सकते हैं या 6 4 भी कह सकते हैं। यानी हमको विकर्ण में यदि अवयव पूछता है, कहेगा प्रिंसिपल डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल, तो हम गिन लेंगे कि कौन कौन अवयव है, उसी को खाली लिख देंगे। ठीक है, चलिए आप सारे बच्चे फटाफट इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट करो, 1-2 क्वेश्चन इस पर हम और ले लेंगे ताकि आपको जो है बाबू कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड एग्जांपल की यदि हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, आपको ये कह दिया जाए b बराबर 2 4 6 0 1 3 2 6 9, ये आपसे कह दिया जाए। अब आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल डायगोनल में आप अवयव बताइए। हम इसमें अवयव लेकर के चल रहे हैं, तो आप सारे बच्चे जानते हो कि इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल में आपका 3 अवयव नजर आ रहा है, एगो 2 एगो 1 और एक 9, आराम से लिख देंगे। सेकेंडरी डायगोनल की बात करें तो इसमें आप देखिए सेकेंडरी डायगोनल में आपका ए वाला आ गया, इसमें आपका हो गया 2 1 6, ये करेक्ट है। यदि संख्या पूछ देता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में अवयवों की संख्या बताइए, तो प्रिंसिपल डायगोनल में भी 3 अवयव और सेकेंडरी डायगोनल में भी 3 अवयव। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछा जा सकता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में अवयवों की संख्या और सेकेंडरी डायगोनल में अवयवों की संख्या आपस में बराबर होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट डायगोनल एवं सेकेंडरी डायगोनल में अवयवों की संख्या हमेशा समान होता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए। जितने भी स्टार करके हम पॉइंट लिखा दो उसको बढ़िया से जरा टेकअप करना, ठीक है। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो जल्दी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, लेट न करिए आप लोग। हटा दें। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हेडिंग दीजिए आप सारे बच्चे, क्षैतिज आव्यूह।
क्षैतिज आव्यूह, फटाफट हेडिंग दीजिए, अंडरलाइन डैश, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। चलिए ध्यान दीजिए, वैसे मैट्रिक्स को, डिफिनेशन ध्यान दीजिए बाबू, वैसे मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल वैसे मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कॉलम की संख्या कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो। यानी अभी तक हमने 3 मैट्रिक्स बताया, तीनों मैट्रिक्स में डिफरेंस समझिए बाबू आप लोग। पहला मैट्रिक्स हमने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स, मैंने बताया कि एक गो होनी चाहिए कॉलम, तक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर हमने बताया रो मैट्रिक्स, हमने बताया कि एक गो होना चाहिए रो की संख्या, तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर हमने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने बताया कि यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर आ गया, 2 गो रो तो 2 गो कॉलम होना चाहिए, 4 गो रो तो 4 गो कॉलम होनी चाहिए। यदि बराबर है तो कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, अन्यथा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अब यहां कहता हॉरिजेंटल, तो कहता है कि वैसे मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो। कॉलम की संख्या जो है रो की संख्या से अधिक होना चाहिए। यदि आपका रो की संख्या है 4, तो कॉलम हो जाए 5 गो हो जाए, 6 गो हो जाए, 7 गो हो जाए, 8 गो हो जाए, यानी किसी भी स्थिति में कॉलम हमको बड़ा होनी चाहिए, कॉलम की संख्या रो की संख्या से बड़ा होनी चाहिए, तब ही हम हॉरिजेंटल कहेंगे, अन्यथा हम उसको हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। आइए जरा हम एग्जांपल की बात करते हैं इस पर, समझिएगा आप सारे बच्चे। पहला नंबर एग्जांपल जवाब दीजिएगा आप लोग। ए बराबर कहता है बाबू 2, 4, 6, 3, 2, 1। इस एग्जांपल की आप सारे बच्चे बात करिए, ध्यान दीजिए। यहां से हम इसमें बात करें तो मेरा रो की संख्या जो है, आपका रो की संख्या है बाबू इसमें 2 और कॉलम की संख्या है 3। हमने हमेशा बोला था कि कॉलम बड़ा होना चाहिए रो की संख्या से, और यहां आपको नजर भी आ रहा है कि कॉलम आपका बड़ा है रो की संख्या से। इसका मतलब यह है कि यह मेरा एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। और भी हम एग्जांपल की बात करेंगे, पहले आप लोग नोट करो। फटाफट करिए आप लोग। और भी हम एग्जांपल लेंगे। कॉलम, सिर्फ याद रखना कॉलम बड़ा होना चाहिए हॉरिजेंटल में, उल्टा हो जाएगा, हॉरिजेंटल में कॉलम बड़ा, वर्टिकल में रो बड़ा। यहां पर क्या है बाबू, हॉरिजेंटल हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमने बताया कॉलम बड़ा, इसके बाद हम बताएंगे 5वां नंबर में वर्टिकल मैट्रिक्स, तो वर्टिकल में बताएंगे कि बाबू आपका रो बड़ा होना चाहिए। जैसे दूसरा नंबर एग्जांपल, स्क्रीनशॉट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट करने में देर नहीं करना आप लोग, स्क्रीनशॉट करो। चलिए हटाते हैं इसको हम, और हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। दूसरा नंबर एग्जांपल पर आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। बी बराबर आपको दे देगा 4, 6, 8, 3, 2, 5, 6, 1। आप इस मैट्रिक्स पर जरा सा आप सारे बच्चे विचार करो, गौर करो जरा इस पर। यदि हम रो की बात करें तो रो है मेरा 2, और यदि इस मैट्रिक्स में यदि हम कॉलम की बात करें तो कॉलम यहां पर है 4। हमने पहले ही बताया है कि कॉलम बड़ा होना चाहिए। यदि आप हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को डिफाइंड कर रहे हो तो उसमें याद रखना कि कॉलम की संख्या बड़ा होना चाहिए रो की संख्या से। तो आप यहां देखो कि इसमें रो की संख्या है 2
और इसमें कॉलम की संख्या है 4। इसका मतलब यह है कि यह मेरा एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल हम तीसरे नंबर की बात करें कि ऐसा आपको दे दे कि C बराबर 2 3 5 2 0 1। आप इस मैट्रिक्स पर जरा सा आप लोग गौर करो, विचार करो जरा। यदि हम इसमें बात करें इसका रो, तो इसमें रो है 3 गो, कॉलम है 2 गो। देख लो जरा सा ठीक से, रो 3 गो है 1 2 3। कॉलम की बात करें तो कॉलम 2 गो है 1 2। इसका मतलब है बाबू कि एक कॉलम अबरी बेचारा कम गया, जो कि हमको ज्यादा होना चाहिए था। पहले ही हमने बताया है कि कॉलम जो है हमको ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे? तो रो से ज्यादा होना चाहिए। आप ध्यान देना कि कहीं भी लिखा हुआ है m/n, तो याद रखना पहला रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जैसे दे दिया 3/2, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रो को, ये वाला करेगा कॉलम को। जैसे दे दिया 1/3, तो ये करेगा रिप्रेजेंट रो को, ये वाला रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। किसी भी आपका मैट्रिक्स से यदि ऑर्डर देता है तो पहले रिप्रेजेंट करेगा रो को और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, चाहे जैसा मैट्रिक्स आपको दे दे। तो आप यहां से देख सकते हो, हमने पहले ही बताया था हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के बारे में कि बाबू यहां पर हमको कॉलम बड़ा चाहिए, जो कि कॉलम यहां पर कम है, इसलिए करके यह मेरा जो है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं है। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो फटाफट। चलिए अब हम चलते हैं 5वां नंबर मैट्रिक्स में, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। उदग्र आव्यूह, हेडिंग दीजिए फटाफट। वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह। चलिए ध्यान दीजिए, वैसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो। कॉलम की संख्या से अधिक हो। एग्जाम्पल, डिफिनेशन इसका एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप सारे बच्चे बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। वैसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या यानी नंबर ऑफ रो, कॉलम की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम से अधिक होना चाहिए। यानी एकरा में पहले हम बोले थे कि कॉलम बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम वर्टिकल में यानी हॉरिजेंटल में बोले कि कॉलम बड़ा, लेकिन यहां पर हम वर्टिकल में बोल रहे हैं कि रो बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे ए बराबर दे दिया, हमको रो को बड़ा रखना है बाबू, ध्यान देना। 3 1 0 2 4 6। इस मैट्रिक्स पर आप सारे बच्चे जरा सा एक बार गौर करिए। हम यह मैट्रिक्स लिए हैं, इसमें रो की बात करें तो रो इसमें है 3 गो, आप कॉलम की बात करें तो इसमें कॉलम आप सारे बच्चों को दिखाई दे रहा कि कॉलम है 2 गो। देखिए इसका मतलब यह है कि अभी मेरा रो हो गया बड़ा, कॉलम से देखिए तो कॉलम से जो है रो आपको बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि यह मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स है। और भी यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप सारे बच्चे यहां पर गौर करेंगे, -1 0 2 3 4 5 6 0 2 1 3 4। आप इस मैट्रिक्स पर भी आप सारे बच्चे एक बार गौर करें। आप इसमें रो की संख्या को पहले गिन लो तो रो तुमको नजर आएगा 4 गो, 1 2 3 4, यानी इसमें रो है मेरा 4।
और यदि हम इसमें कॉलम की बात करें तो कॉलम है मेरा 3, गिन लो 1 2 3, यानी है 4/3। अगर हम इस मैट्रिक्स में हम फिर से देख रहे हैं कि मेरा रो जो है बड़ा है किससे, कॉलम से। इसका मतलब यह है कि यह मेरा एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। नोट करिए आप सारे बच्चे इसको पहले स्क्रीनशॉट। आप सारे बच्चे कहीं जाने का प्रयास नहीं करना बाबू, चूंकि मैट्रिक्स जो आज मैं पढ़ा रहा हूं तो लगभग आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स को पहुंचाइए देंगे, और कहीं हम वीडियो को प्राइवेट कर दिए तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं फिर उसको जो है बाबू बहुत दिक्कत हो जाएगा। शाम में हमने हिंदी का वीडियो हमने किया था जूठ एंड ऑब्जेक्टिव, बस हमने ऑब्जेक्टिव लाइव किया, उसको मैंने फिर प्राइवेट कर दिया। आप यदि बच्चे लाइव कंसंट्रेट नहीं रहते हो, सही ढंग से नहीं रहते हो, तो वीडियो को फिर प्राइवेट कब कर दिया जाएगा कोई ठीक नहीं। जो रेगुलर बच्चे लगे हुए हैं वही बच्चे जो है क्लास का फायदा उठा पाएंगे। चलिए हम और भी इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे कर लिए होंगे। आइए तीसरा नंबर जरा सा एग्जाम्पल आप सारे बच्चे गौर करेंगे। तीसरा नंबर में आपको दे देता है, जैसे डी बराबर दे देता है 23011356। बस इतना ही से आप देख लो, इसी से आप जो है गौर कर लो। हम इस मैट्रिक्स पर जरा सा विचार करना चाहते हैं, रो और कॉलम पर। यदि हम बात करें कि इस मैट्रिक्स में रो, तो इस मैट्रिक्स में रो बाबू 2 गो है, रो की संख्या इसमें है 2। यदि हम इस मैट्रिक्स में कॉलम की बात करें तो कॉलम आपको 4 गो नजर आएगा, 1 2 3 4, यानी ए हो गया तुम्हारा 2/4। यानी इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब इस पर विचार करेंगे। पहले ही हम बताए थे कि रो हमको बड़ा चाहिए। बड़ा हमको क्या देखना है बाबू, रो हमको बड़ा ले लेना है। कौन मैट्रिक्स में, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में। यदि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की चर्चा है तो हमारा कॉलम बड़ा लेना है, हमने ये बात बताए थे। अब यहां से आप जरा सा देखिए कि इसमें मेरा रो जो है ये बेचारा छोटा पड़ गया, और छोटा पड़ने के कारण यह मेरा जो है वर्टिकल मैट्रिक्स की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि रो मेरा बड़ा हो जाता तब हम कहते कि यह वर्टिकल मैट्रिक्स है, लेकिन यहां पर रो जो है बड़ा नहीं बल्कि रो मेरा जो है यहां पर छोटा हो जा रहा है, इसलिए करके हम कहेंगे कि यह जो है मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स नहीं है। और भी एग्जाम्पल की हम बात करें, चौथा ए बराबर 1 3 5 6। इस मैट्रिक्स पर जरा सा आप सारे बच्चे विचार करेंगे, गौर करेंगे। हम इसमें रो की बात करें तो 4 गो रो है, गिन लो तुम 1 2 3 4, 4 गो रो है। और कॉलम की बात करें तो यह कॉलम भी देखिए तो एगो है, 4/1। आप इसमें ठीक से देख लो तो इसमें जो है बाबू मेरा रो जो है बड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यह मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स है। यह दोनों मैट्रिक्स कहलाएगा, वर्टिकल भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। इसके बारे में हम 2 बातें कह सकते हैं, वर्टिकल भी है और इसके बारे में कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स भी है। यह दोनों है, वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहलाएगा और यह जो है कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। क्योंकि दोनों का डिफिनेशन हमने बताया, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में भी बताया कि एक गो कॉलम होना चाहिए। आप विचार कर लो, कॉलम एगो है। वर्टिकल में मैंने बताया एगो और 2 गो नहीं, एगो है कि 2 गो है कि 10 गो है कि 20 गो है, इसे हमारा लेना देना नहीं है। वर्टिकल में लेना देना है कि हमारा रो बड़ा चाहिए कॉलम से। तो देख लो एकरा में 4 गो रो है, कॉलम बेचारा 1 गो है, एक मतलब रो बड़ा है, हम कहेंगे कि यह वर्टिकल मैट्रिक्स है। हम दोनों इसको श्रेणी में ले लेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। आप सारे बच्चे इसे स्क्रीनशॉट करो। फटाफट चलिए इससे रिलेटेड जरा सा हम पॉइंट लेते चलते हैं। चूंकि ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम आपको पूछना छोड़ेगा नहीं, 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। इसलिए करके
जिस मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव का चांस रहेगा हम फट से ना यहीं पर इसको हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा इस पर हम नोट करके 2 पॉइंट को हम समझ लेते हैं। पहला नंबर पॉइंट, यदि किसी मैट्रिक्स में, ये सारे बात जो हम बाबू लिखा रहे हैं इस सब पर गौर करिएगा, सीधा डायरेक्ट उठा देगा ऑब्जेक्टिव में, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या स्मॉल n हो, तो यह एक हॉरिजेंटल, यह एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। यदि याद करिए, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि हमको कॉलम बड़ा चाहिए, कॉलम बड़ा करने क्या करने, कॉलम को हमने मान लिया है n, यानी यहां पर हमको n का मान m से हमको बड़ा चाहिए, या हम इसी को ये कह सकते हैं कि m लेस देन n। ये दोनों बात आपका सेम है, या तो आप इसी पर विचार करो या इस पर विचार करो। याद करो, मैंने इसी बात को मैंने लिखाया था कि वैसे मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से बड़ा हो, यानी कॉलम बड़ा होना चाहिए। हमने यहां पर कॉलम को मान लिया हमने n, तो हमको कॉलम हमने जब n मान लिया तो n का मान जो है बड़ा होना चाहिए। देखिए n का मान बड़ा है m से, या आप यह कह सकते हैं जने दिया मुंह खुला है बड़ा होगा, इधर भी देख लीजिए n बड़ा है m से, यानी m का मान छोटा है। ये भी करेक्ट है आपका और ये भी करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसा ही दे देगा, हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा आपसे, हम इस पर भी जो है क्वेश्चन करेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n हो, तो यह एक वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। यदि, अब समझिए, हॉरिजेंटल में हमने बताया था कि बाबू कॉलम होना चाहिए बड़ा, वर्टिकल में हमने बताया कि बाबू रो होना चाहिए बड़ा। तो हमने रो को मान लिया है m, तो m अभी बड़ा होना चाहिए ना, यानी m का मान बड़ा होगा बाबू n से, या हम इसी को लिख सकते हैं कि n का मान छोटा होगा m से। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, ये दोनों बात हमने डेफिनेशन से ही निकाल करके लिखा है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल अलग से नोट करके हम इसलिए लिख दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका डायरेक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने इसको पॉइंट बना करके लिख दिया। हालांकि परिभाषा में भी ये बात हमने लिखाया था कि वैसे मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं बाबू जिसमें कॉलम की संख्या बड़ा होना चाहिए। यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम बड़ा है तो हॉरिजेंटल कहलाएगा, और यदि किसी मैट्रिक्स में यदि रो बड़ा हो गया तो आपको वर्टिकल कहलाएगा, है ना। ये दो हमने डिफिनेशन में बातें लिखाई थी, यहां पर भी हमने यही काम कर लिया। पहला पॉइंट में आप सारे बच्चे देख सकते हो, कोई नई चीज हमने नहीं बताई है आपको, उसी को हमने जो है थ्योरी बेस आधारित कर दिया है। देखिए यहां रो की संख्या हमने मान लिया है m, और इसमें हमने कॉलम की संख्या मान लिया है n, तो यह एक हॉरिजेंटल कहलाएगा यदि n का मान m से बड़ा होगा या m का मान n से छोटा होगा। हम दूसरी बात करें तो इसमें भी है, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, n देख लीजिए यहां पर हो, तो यह एक वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। तब वर्टिकल यानी रो बड़ा होना चाहिए, तो रो को हमने m माना है तो m बड़ा होगा ना, यानी m ग्रेटर देन n, या हम इसी को कह सकते हैं कि n का मान लेस देन m। या तो कह दे m बड़ा होगा n से, या हम कह दें कि n छोटा होगा
एम से। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट करो। फटाफट आप लोग करो। स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए इस पर जरा सा क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड पूछता है उस पर हम कर लेते हैं। कहता है कि यदि व्हाइट मार्कर लेते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n हो, तो यह एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा यदि पहला ऑप्शन m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m बराबर n, चौथा में नन। चार ऑप्शन कहता है। बढ़िया से पहले क्वेश्चन को पकड़िए। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन कम से कम 50 में यानी 100 को जो अब तो डबल आपका रहता है, 100 में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स में आपका रो की संख्या दिया गया है m और कॉलम की संख्या आपका दिया गया है n, तो कहता है कि यह एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। हॉरिजेंटल में हमने बताया था कि कॉलम बड़ा चाहिए हमको, यानी n का मान हमारा बड़ा चाहिए, n यानी आपका देखिए दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, n बड़ा चाहिए। हम बड़ा कैसे पकड़ेंगे, मैंने दिया मुंह खुला रहेगा, मुंह खुला है यानी यहां देखिए n आपका बड़ा है, कॉलम की संख्या बड़ा है, यानी करेक्ट आपका होगा ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा था, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n हो, तो यह एक वर्टिकल मैट्रिक्स होगा यदि पहला ऑप्शन m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m बराबर n और चौथा में कहता है नन। क्वेश्चन चेंज है पर बाबू ऑप्शन चारों ऑप्शन सेम टू सेम है। अब हमें पकड़ना है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में हमको रो बड़ा चाहिए यानी m बड़ा चाहिए। आप देखिए m बड़ा नजर आ रहा है यानी पहले ऑप्शन करेक्ट है। थ्योरी बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे बाबू, इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आप सारे बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट करो और छठा नंबर हेडिंग दो नल मैट्रिक्स। फटाफट पहले स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे करो, स्क्रीनशॉट करने में देर न करो। आज ही की क्लास में बाबू हम मेंटेन कर देंगे, एक क्लास हमने बीच में गैप कर दिया है, ठीक है, मेंटेन कर देंगे।
चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करो। चलिए छठा नंबर हेडिंग दीजिए, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। हेडिंग दीजिए आप सारे बच्चे, छठा नंबर जीरो मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स कहते हैं जिसके सभी अवयव शून्य हो। पैराग्राफ चेंज करके, जीरो मैट्रिक्स को जीरो द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझिए, यहां हमारे पास क्या कह रहा है, डिफिनेशन को समझिए। कह रहा है कि वैसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं जिसके सभी अवयव शून्य हो। हमरा ई लेना देना नहीं, यानी जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशन कुछ अलग है। यानी जीरो मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होने या न होने या बड़ा छोटा से कोई लेना देना नहीं है। रो और कॉलम बड़ा है कि छोटा है, बराबर है कि न है, इससे कोई मायने नहीं करता। जीरो मैट्रिक्स का डिफिनेशन मात्र यही कहता है कि उसका सभी अवयव शून्य चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ए बराबर 0 0 0 0 0 0, टोटल के टोटल जीरो है, इसका मतलब है कि यह एक जीरो मैट्रिक्स है। हम दूसरा नंबर एग्जाम्पल की बात करें, बी बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके भी सभी के सभी अवयव शून्य है, इसका मतलब यह है कि यह मेरा जीरो मैट्रिक्स है। लेकिन तीसरा नंबर एग्जाम्पल बात करें हम, कि ऐसा कह दे कि डी बराबर 0 0 2 0 0 0 0 0 0, यह मेरा जीरो मैट्रिक्स नहीं है। देख लीजिए आप, तीसरा नंबर जो हमने एग्जाम्पल दिया है यह जीरो मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि इसलिए जीरो मैट्रिक्स नहीं है बाबू का है कि यह मेरा अवयव जो है आपका जीरो नहीं है। सभी अवयव शून्य तो है, लेकिन यह जो है अवयव शून्य नहीं है। और जीरो मैट्रिक्स का यह डिफिनेशन कहता है कि वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं जिसके सभी अवयव शून्य हो। कितना रो या कितना कॉलम है ये मायने नहीं करता, रो और कॉलम बराबर है कि न है ये मायने नहीं करता। जीरो मैट्रिक्स में यह मतलब रखेगा कि इसका सभी अवयव शून्य है कि नहीं है। यदि सभी अवयव शून्य है तो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, शून्य नहीं है तो आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। फटाफट आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। आइए डबल एरो देकर के कुछ पॉइंट को हम लोग समझें। पहला नंबर, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, जीरो मैट्रिक्स को
नहीं देखा है तो पहुंचा दीजिए सर। जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ा या घटाया जाए जोड़ा या घटाया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। पहला बात हमने बताया कि जीरो मैट्रिक्स को बाबू हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। दूसरा बात हमने बताया कि जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में या तो तू जोड़ दो या तो घटा दो, लेकिन उस मैट्रिक्स के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन भूल से भी गुना मत करना। यदि तुमने जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में तुमने गुना कर दिया तो सबको जीरो कर देगा। आइए उस पॉइंट को भी ले लेते हैं। यदि जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में गुना किया जाए तो उसका मान जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। उसका मान जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। तीन बात आप जीरो मैट्रिक्स से रिलेटेड आप याद रखिएगा। पहली बात कि जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहेंगे। दूसरी बात जो हमने बताया कि जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ दो या घटा दो, लेकिन उसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तीसरी बात हमने बताया कि जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में यदि तुमने गुना कर दिया तो उस मैट्रिक्स का मान जो है जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करो आप लोग। ये सब थ्योरी बेस है बाबू, पॉइंट जो आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करो। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करो बाबू, आप लोग लेट न करो। हटा दें, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, आज की क्लास में बहुत कम ही बच्चे जुड़ पाए क्योंकि बाबू ज्यादा से ज्यादा बच्चा को आज जानकारी था नहीं। 2-3 क्लास से हमारा क्लास जो है ड्रॉप हो जा रहा था। 3 क्लास से शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन ड्रॉप हो गया तबीयत अच्छी नहीं रहने के कारण। लेकिन अब आपका क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, इसलिए करके आप सारे बच्चे अब तैयार हो जाओ। आपका रूटीन ध्यान देना सारे बच्चे कि रेगुलर 6:30 बजे से लेकर के आपका 8 बजे तक सुबह आपका मैथ का क्लास रहेगा पर डे रेगुलर। फिर आपका 8 बजे से लेके आपका 9 बजे तक आपका आएगा फिजिक्स का क्लास रेगुलर। ठीक है, फिर 9 बजे से आपका जो है आएगा आपका 10 बजे तक आपका आएगा इंग्लिश का क्लास रेगुलर। 12th के लिए मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद 10 बजे से जो हम लोग आएंगे 11 बजे तक लेकर के आएंगे आपको केमिस्ट्री रेगुलर। ये 4 आपका जो है रेगुलर आपका चलेगा, यानी समझ लीजिए 6:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक डेली क्लास। अब आपका फिजिक्स भी डेली, केमिस्ट्री भी डेली, मैथ भी डेली, इंग्लिश भी डेली, टोटल डेली क्लास चलेगी रेगुलर 4.5 घंटा डेली क्लास चलेगा। अब आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अब ऑनलाइन भी जो क्लास लेंगे बिल्कुल ऑफलाइन की तरह लेंगे। ठीक है, तुमको ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा भी अंतर नजर नहीं आएगा, एकदम रेगुलर और डेली पर डे क्लास चलेगी। इसलिए आप सारे बच्चे तैयार हो जाओ। जो बायोलॉजी के बच्चे हो बायो वाले भी ध्यान देना, तुमको शाम में क्लास चलेगा 6 से 7 रेगुलर।
6 से 7 आपका रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, 11th के जो बच्चे हैं इनका क्लास जो है अब हम लोग जो है शाम में टाइम निकाल के लेंगे। ठीक है, पहले आपको जो है बाबू 12th वाले को पहले हम सीरियस लेकर के चले, क्योंकि आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, बोर्ड की एग्जाम में बैठना है। एक घंटा करने से काम नहीं चलेगा, 2-2 घंटा से। समझ गया कि नहीं? 1 घंटा और आधा घंटा आकर के इससे आपकी पढ़ाई पूरी नहीं की जा सकती बिना 4-4.5 घंटा हिले। और 4-4.5 घंटा जो है डेली आपका जो है हम आएंगे रेगुलर। समझ गया कि नहीं? क्योंकि बाबू आपका सिलेबस खत्म करना है, नाटक नहीं करना है। समझ गया कि नहीं? टोटल पेपर को समाप्त करनी है। नाटक करना है तो मनोरंजन यूट्यूब पर आए, अपना आधा घंटा 1 घंटा अपना लाइव दिए, 1 घंटा लाइव का क्लास लिए, उसमें जो है 1 घंटा में 15 से 20 मिनट तो लेकर के जो है मीठा मीठा बात पहले बोले। ठीक है, बात से लेकर के पेट तो भर गया, लेकिन एग्जाम में बैठा तो वहां क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। हम लोग ये काम नहीं करते कि 1 घंटा के क्लास ओकरा में 20 मिनट मीठा मीठा बात बोलेंगे। नहीं, पढ़ाई के लिए आए हो हमारे चैनल पर, पढ़ाई की ही बात होगी। और कल से आपका और जबरदस्त ढंग से चलेगा। 4.5 घंटा का क्लास चलेगा रेगुलर। ध्यान दो, टाइमिंग समझ लेना, जिसको जितने बजे जॉइन क्लास करना है अपना ज्वाइन कर लेगा। 6:30 से 8 आपका मैथ रेगुलर रहेगा, 8 से 9 फिजिक्स, 9 से 10 इंग्लिश, 10 से 11 केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी के लिए आपका चलेगा शाम में 6 से 7 रेगुलर क्लास। ठीक है, 11th वाले के लिए टाइम हम शाम में निकालेंगे। ठीक है, और आप सभी बच्चों की जानकारी आज यहीं तक। आप सारे बच्चे जाते जाते यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो आप हमारी चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दें, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दें। ठीक है, और आप सभी बच्चों को इतना देर तक आप हमारे साथ लाइव बने रहें, इसके लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे जानकारी जिसका नहीं आप बता दीजिएगा। अब हम स्वस्थ हो गए हैं, क्लास आपकी अब जो है सिस्टमैटिकली और रेगुलर ढंग से चलेगा। ठीक है, अब आप लोग जो है अब जो है ऑफलाइन में तो बाबू हम सारे टीचर को आप सारे बच्चे जानते ही हो, अब ऑनलाइन में भी देख लो कि आपका क्या क्लास का सिस्टम चलता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को धन्यवाद। उम्मीद है, विश्वास मैं करता हूं आप पे कि ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हुए आप सारे बच्चे कठिन मेहनत कर रहे होंगे, कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। ठीक है, तो जाते जाते आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद।